जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों कल हमने साइंस विज्ञान में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व किया था। साथियों आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा और ये जो प्रैक्टिस सेट है बिहार पुलिस एग्जाम और बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का या फिर डी एल्यूमिनियम का? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, विद्युत बल्ब का जो तंतु है किसका बना होता है? चलिए बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? तो याद रखिएगा W, ये टंगस्टन का सिंबल होता है। टंगस्टन धातु जो है इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, इस कारण ये जल्दी पिघलता नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आंसर क्या होगा? टंगस्टन। आगे देखिए, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा? चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? तो ये है MRI। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। MRI का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक, लिख देते हैं मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लीजिएगा मैग्नेटिक चलिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ये MRI का फुल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? साथियों आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ये जो क्लास है आपको डेली सुबह 10 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा और इसके बाद आपको क्लास करना है दोपहर 3 बजे में और एक क्लास है रात 8 बजे में। तो साथियों फ्यूज तार की जो सबसे उपयुक्त विशेषता है ये क्या है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बाकी तारों की तुलना में कम प्रतिरोध होता है फ्यूज तार का। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए यदि तार का गलनांक और प्रतिरोध अधिक है तो इसे पिघलने में काफ़ी समय लगेगा, जिससे क्या होगा, सर्किट जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसलिए फ्यूज तार जो है बाकी तारों की तुलना में कम प्रतिरोध वाला होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, फ्यूज जो बना होता है फ्यूज तार किसके मिश्रण से बनता है? आगे देखिए, किलोवाट घंटा एक इकाई है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए, किलोवाट घंटा किसकी एक इकाई है? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने विद्युत ऊर्जा को दिया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहा जाता है? चलिए 5 के लिए आप लोग आंसर लगाइए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों PDF की बात करें तो इसका जो PDF है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो प्राथमिक सेल बदलता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्राथमिक सेल। मोटर क्या करता है? तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग कितना होता है?
चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11.02 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पृथ्वी का क्या है, प्लायन वेग है। इसका कहने का मतलब है अगर 1 सेकंड में किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर की स्पीड से फेंकेंगे, यानी कि 1 सेकंड में इतना स्पीड आपका चलना चाहिए कोई भी पिंड 11.2 किलोमीटर। तो इस स्पीड से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, यानी कि ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उससे निकल जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है। चलिए 7 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, यानी कि ये दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा प्रतीत होता है, क्योंकि इसका कारण है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लालिमा प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में केवल प्रकीर्णन नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लालिमा प्रतीत होता है। तो आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जनरेटर का। किसका, जनरेटर का। और जनरेटर को जनित्र भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जनित्र क्या करता है, यानी जनरेटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनित्र, यानी कि जनरेटर। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर कीजिए। सभी ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मेघ गर्जन के समय क्या सुरक्षित है, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली जगह में खड़े रहना, खुली छतरी लेकर चलना। तो ये तो कभी होगा नहीं, खुली छतरी लेकर चलना ये तो रिस्की है, खुली जगह में खड़े रहना ये भी रिस्की है। देखिए अगर आप जंगल में कहीं फंसे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय ले सकते हैं बजाय बड़े पेड़ के। तो यहाँ पर आंसर जो एग्जैक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि जंगल में आप हैं तो छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और तूफान के दौरान छाता ले जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 11 के लिए आंसर बताइए। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रिज्म का प्रयोग करके। ठीक है, किसका प्रयोग करके, प्रिज्म का प्रयोग करके। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है। सही आंसर है एम्पियर। क्या है, एम्पियर विद्युत धारा की एसआई यूनिट है। ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का है। विभवांतर का क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। चलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आंसर लगाते चलिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका पता लगाया था किसने, माइकल फैराडे ने। यहाँ पर देखिए फैराडे दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है। तो प्यारे साथियों विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा, तो यहाँ पर 14 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा में।
यांत्रिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा में यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए एक्चुअल में मोटर क्या होता है, तो मोटर में जब आप लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो वो घूमने लगता है, और घूमना क्या कहलाता है, यांत्रिक, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऐसे भी स्थितिज ऊर्जा तो होगा नहीं, ना तापीय होगा ना उष्ण होगा, बचा आपका केवल गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा। दर्पण कैसा है, समतल दर्पण है, ऊपर है परावर्तक सतह, तो इस समतल दर्पण पर एक आपतित किरण लंबवत आपतित हो रही है। ठीक है, लंबवत यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाकर समतल दर्पण पर आ रही है, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं परावर्तन के नियम में क्या होता है, आपतित किरण जिस माध्यम में आकर दर्पण से टकराती है उसी माध्यम में परावर्तित किरण वापस लौटती है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनाकर आपतित किरण आ रही है तो परावर्तित भी होगी 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन 90 डिग्री। अगर 45 डिग्री पर आपतित होता है तो परावर्तित भी होगी 45 डिग्री पर। ठीक है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर होगा स्प्रिंग जो है संकुचित होगी। ठीक है, क्या होगा, संपीड़ित यानी कि संकुचित होगी। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, सही आंसर है जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक पूछे, अर्घ ये ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल, चले सभी ऑप्शन को देखिए। तो प्यारे साथियों, गति का जो तीसरा नियम है इसके अनुसार बल एवं प्रतिबल यहाँ पर बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। इसका आंसर होगा विपरीत दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करती हैं। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो याद रखिएगा वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक है, वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। फिलहाल आंसर क्या होगा, अविलंब से दूर मुड़ेगा। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति क्या है, तो साथियों दृश्य प्रकाश की आवृत्ति प्रास क्या होता है, तो इसका एक रेंज होता है, ध्यान रखिएगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है। चलिए किसके लिए आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की जो कुल ऊर्जा है वो क्या होती है, तो स्थिर रहती है। ध्यान रखिएगा क्या होती है, स्थिर रहती है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, टेस्ला। प्रकाश की विवर्तन परिघटना किसको दर्शाती है, यानी क्या दर्शाती है। तो साथियों प्रकाश की विवर्तन परिघटना जो है प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है। किसको, तरंग प्रकृति को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बांध में संग्रहित जल युक्त है विद्युत ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से, स्थितिज ऊर्जा से या फिर शून्य ऊर्जा से, यानी कि बांध में जो पानी रुका हुआ रहता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्या पूछा गया है, कौन से विकिरण की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे न्यूनतम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक्स किरण का। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, एक्स किरण। ठीक है, आमतौर पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों को तरंग दैर्ध्य द्वारा रेडियो तरंग हो गया, माइक्रोवेव, अवरक्त हो गया, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी, एक्सरे और गामा किरणों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें गामा किरणों में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है और गामा किरण के बाद आता है एक्स किरण। तो बताइए क्या ऑप्शन में गामा किरण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, एक्स किरण। अगर ऑप्शन में गामा किरण मिले तो आपको आंसर लगाना है गामा किरण। गामा किरण के बाद आता है आपका एक्स किरण न्यूनतम तरंगदैर्घ्य में, और एक्स किरण के बाद परावैंगनी आता है, परावैंगनी के बाद क्या आता है, परावैंगनी के बाद दृश्य किरण आता है, उसके बाद अवरक्त आता है, फिर माइक्रोवेव आता है, फिर लास्ट में रेडियो तरंग आता है। तो सबसे कम किसका होगा, गामा, गामा से ऊपर होगा एक्स, और सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक होता है रेडियो का। ठीक है, रेडियो तरंगों में उच्चतम तरंगदैर्घ्य होता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म में से गुजरता है तो वह कितने रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। अगर पूछे सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो याद रखिएगा गामा किरण का। किसका होता है, गामा किरण का। और सबसे अधिक पूछे तो रेडियो का। ठीक है, रेडियो किरण सबसे अधिक वेवलेंथ होता है और सबसे कम गामा। हालांकि ऑप्शन में गामा नहीं दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा, एक्स किरण। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 7। फोटोन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का कांटा। ठीक है, तप्त तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है। तो इसका उपयोग एसी और डीसी किसके दोनों के लिए होता है। तप्त तार अमीटरों का प्रयोग एसी और डीसी दोनों के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय खून खो देता है जब, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म किए जाते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण जो है वो खो देगा जब उसको गर्म किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तापमान बढ़ने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है, क्यों। तो साथियों, जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया है तापमान बढ़ने पर धातु की वैद्युत चालकता क्यों घटती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण धातु की वैद्युत चालकता घटती है। इसे ध्यान रखिएगा। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, हीरे का चमक का कारण क्या है। तो साथियों, हीरे की चमक का कारण क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, ये तो सही है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका परिमाण समान रहता है, इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है। तो इसका उत्पादन सस्ता होता है, बिल्कुल सही है। इसकी वोल्टता को आसानी से चेंज किया जा सकता है, ये भी सही है। इसका परिमाण जो है समान रहता है, ये गलत है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए सस्ती है, लंबी दूरी बिजली संचारित करते समय प्रत्यक्ष धारा की तुलना में कम ऊर्जा हानि होती है। लेकिन ये जो दिया है इसका परिमाण समान रहता है, तो ये गलत है, क्योंकि एसी जो करंट होता है इसका कोई स्थिर मान नहीं होता, इसका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है।
अब देखिए यहाँ पे आपको ना तो बोला गया है निकट दृष्टि दोष है, ना बोला गया है दूर दृष्टि दोष है। यहाँ पे इसका नाम दिया गया है इंग्लिश में। तो मायोपिया को क्या बोला जाता है, तो ये पता होना चाहिए। मायोपिया को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष, इसे ध्यान रखिएगा। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, आप सभी जानते हैं। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो देखिए जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी धातुएं केवल कम तरंगदैर्घ्य या उच्च आवृत्ति वाली परावैंगनी प्रकाश की प्रतिक्रिया करती है और इस प्रकार सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। तो क्या क्या हमने बताया, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम। तो देखिए जिंक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तीनों ध्यान रखना है, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम। ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो साथियों किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता तापमान के साथ घटती है, तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगी। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का जो वाशी चपटापन है निम्न परिघटना का कारण है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 38 के लिए, तो 38 के लिए आंसर हो जाएगा -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में होता है 273.15 डिग्री, ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, परम शून्य तापमान है सेल्सियस में, और ये है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। ऐसे फ़ारेनहाइट पैमाने पर कोई पूर्ण शून्य नहीं होता है, ठीक है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए इसका आंसर है केवल परावर्तन के नियम पर। आखिरी क्वेश्चन है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो ये है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करता है घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही से आंसर किए हैं।